हेलो गाइस, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस आज हम डिस्कस करेंगे डेली डोज सेशन में मॉनेटरी पॉलिसी। गाइस सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। यहाँ पर 3 मेंबर होते हैं आरबीआई की तरफ से और 3 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर फिक्सिंग द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इन इंडिया। एंड गाइस यहाँ पर जो एमपीसी है वो पहले तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे भारत में क्रेडिट कंट्रोल बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है, उसके लिए आरबीआई की तरफ से दो मेजरमेंट्स या फिर दो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। एक को कहा जाता है क्वांटिटेटिव मेजर्स और एक को कहा जाता है क्वालिटेटिव मेजर्स। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ क्वांटिटेटिव मेजर्स, लाइक जैसे सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है। और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड बैंक रेट, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है गैस, ये हैं कुछ क्वांटिटेटिव मेजर्स और इनका कब यूज़ किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ये हमें पता लगेगा जब हम पढ़ेंगे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के। देखिए गैस, हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको कौन चलाता है? आरबीआई। हालांकि गवर्नमेंट का रोल होता है बट आरबीआई मेन यहाँ पर बॉडी है, या फिर आप ऐसे कहो कि हमारे देश की यूनिवर्सल बॉडी आरबीआई है जो रेगुलेट कर रही है सारा कुछ। और बैंक्स को रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तो आरबीआई देती है। चलिए मेन ऑब्जेक्टिव देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव और सबसे इंपॉर्टेंट भी, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब देखिएगा इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करा जाता है और किस तरह से आरबीआई मेजर करती है, तो आपने सिर्फ एक ही वर्ड यहाँ याद रखना है। अब इन्फ्लेशन को देखा जाता है सीपीआई के अकॉर्डिंग। अब सीपीआई क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको डिटेल में पढ़ेंगे फिर कभी, क्योंकि अलग से बहुत ही लेंथी टॉपिक है अपने आप में। सीपीआई डब्ल्यूपीआई इसको अलग देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपने देखना है कि जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करते हैं हम सीपीआई के अकॉर्डिंगली। अब हमारी गवर्नमेंट ने एक टारगेट ले लेती है, लाइक एज मान लीजिए कि गवर्नमेंट 5 ईयर का एक टारगेट लेती है कि 5 ईयर में इतना इन्फ्लेशन रहना चाहिए। ऑब्वियसली फ्लक्चुएशन देखी जाएगी। यहाँ पर देखिएगा, अब गवर्नमेंट ने टारगेट लिया 2016 में, ये अगस्त में था, डेट मेरे को ध्यान नहीं है, ठीक है। तो 2016 में अगस्त में एक टारगेट लिया कि हम 5 सालों में मैक्सिमम 4% का एक इन्फ्लेशन मेंटेन करके चलेंगे। हाँ ऑब्वियसली फ्लक्चुएशन हो सकती है, जैसे कोविड-19 के चलते हुए पूरा का पूरा वर्ल्ड ही यहाँ पर एक इकोनॉमिकल क्राइसिस झेल रहा है। तो फ्लक्चुएशन कितनी होगी? +2 या फिर -2, या तो मैक्सिमम हमें 6% देखने को मिलेगी या फिर -2 हुई तो 2% हमें देखने को मिलेगी, यही लिख देते हैं। ठीक है गैस, तो ये एक आपने याद रखना है, मेन कमेटी का भी यही रोल होता है। अब यहाँ पर जो 6 मेंबर हैं वो इसी मेन ऑब्जेक्टिव को लेकर चलते हैं, और भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मेन ऑब्जेक्टिव यही है, जैसे लाइक एस हमें ये देखने को मिलता है, मेंटेन रुपीज़ वैल्यू विद डॉलर। ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, आप लोग देखते ही होंगे। अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो रुपीज़ है वो डॉलर के अगेंस्ट फ्लक्चुएट होता है। कभी 75 हो जाता है, कभी 76, है ना। आजकल तो खैर बहुत ज़्यादा चल रहा है, बट चलिए फिर भी इसको मेंटेन करने का काम भी किसका होता है? एमपीसी का होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। उसके बाद ये स्टेबल एक्सचेंज रेट, ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। और हमारे जो इंडिया का जो क्रेडिट कंट्रोल है, या फिर आप ऐसे कहो कि एक स्टेबिलिटी लाने का काम भी इन्हीं का ही होता है, कि जो क्रेडिट है वो ज़्यादा फ्लो ना हो। अगर क्रेडिट ज़्यादा फ्लो होगा तब भी दिक्कत है, कम फ्लो होगा तब भी दिक्कत है ना। तो ये सारा का सारा जो बेसिकली मेंटेन करने का काम होता है एमपीसी या फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, और इसको मेनली डील करते हैं 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से और 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अच्छा, एमपीसी के हेड कौन होते हैं? ऑब्वियसली यहाँ पर जो आरबीआई के गवर्नर होंगे वो एमपीसी के हेड होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ एमपीसी के कौन कौन से मेंबर हैं। देखिए, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शक्तिकांता दास, और ये हेड भी हैं एमपीसी कमेटी के। उसके बाद डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के एमडी पात्रा। उसके बाद एक है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनका नाम है एम के सागर, ये आरबीआई की तरफ से ही हैं। और 3 जो ये मेंबर हैं लास्ट में, ये अभी अपॉइंट किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आशिमा गोयल, शशांक भिड़े और जयंत वर्मा। अब ये हर 2 महीने के बाद यहाँ पर मीटिंग होती है, या फिर आप ऐसे कहो कि साल में 6 टाइम ये मीटिंग होती है, और ये यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स का, और मतलब लाइक एस टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, और देखते हैं कि हमारे देश में क्रेडिट जो क्रेडिट है वो ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये रेट्स को डिफाइन करते हैं।
तो गाइस सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैश रिजर्व रेशो। अब कैश रिजर्व रेशो क्या है, देखिए गाइस मैं आपको पहले अपने अकॉर्डिंगली समझाता हूँ, आपको इजी फॉर्मेट में समझ आना चाहिए कि कैश रिजर्व रेशो क्या है। देखिए गाइस, अब आप यहाँ पर एक वर्ड देख रहे हैं एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। आप बैंक में किस लिए जाते हैं? या तो डिपॉजिट करने के लिए, ऑब्वियसली अगर आपका अकाउंट होगा तो आप डिपॉजिट करने जाएंगे, अगर कुछ सेविंग अगर आपने की होगी, या फिर अगर आपके पास कोई पैसा ही नहीं बचा होगा तो आप लोन लेने के लिए जाएंगे, है ना। और जो बैंक है वो एक तरह का मोबाइलाइजिंग का काम करता है, मतलब कुछ पर्सन से पैसा लेता है डिपॉजिट की फॉर्म में, मतलब डिपॉजिट करता है पैसा, और जो पर्सन को नीड होती है उसको लोन की तौर पे दे देता है ना, यही काम होता है बैंक का। लेकिन यहाँ पर बैंक को कुछ प्रॉफिट भी होता है, अब ये एक अलग टॉपिक है, जब हम डिस्कस करेंगे कभी इकोनॉमिक्स में। अच्छा, इकोनॉमिक्स हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये मॉनेटरी पॉलिसी का जो टॉपिक है ये आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है, इसलिए मैंने डेली रोज में डिस्कस करवा दिया। ठीक है गैस, अब यहाँ पर समझिएगा एनटीटीएल, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं मैं जाऊँगा। देखिए गैस, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। अब यहाँ पर एक तो डिमांड वर्ड आ रहा है, एक टाइम आ रहा है। अब आप बैंक में जाते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप सेविंग अकाउंट्स खुलवाते हैं। मान लीजिए अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो आप करंट अकाउंट खुलवाते हैं। और करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में फ़र्क इतना ही होता है कि यहाँ पर लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जहाँ आपको बैंक कुछ इंटरेस्ट रेट ऑफर कर देता है, मान लीजिए कि 4% इंटरेस्ट रेट ऑफर कर दिया। सीए क्या है, करंट अकाउंट, यहाँ पर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खुलवा रही है और इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, तो बैंक यहाँ पर कह देता है कि नहीं, हम इसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो इंटरेस्ट रेट नहीं, इसको मेंटेन करने के लिए हम आपसे पैसे लेंगे। तो यहाँ आप मान के चलिए कि 0% इंटरेस्ट रेट मिलता है। और ये तो है डिमांड लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी कैसे हुआ कि आपने मान लीजिए कि 5,000 रुपीज़ जमा करवाए, ठीक है, और आपको ज़रूरत पड़ गई, और आपने कभी भी, अगर आपके पास एटीएम है तो आप रात को भी पैसे निकलवा सकते हो, नहीं तो बैंकिंग टाइम में तो आप पैसा निकलवा ही सकते हो। ठीक है, मतलब आपने डिमांड करी, इंस्टेंटली आपकी बैंक ने डिमांड मान ली। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है, आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, तभी बैंक आपकी डिमांड को मानेगा। ठीक है गैस, उसके बाद सीए जो है करंट अकाउंट, इसमें तो हम देखते ही हैं कि ट्रांजेक्शन्स लिमिटेड होती हैं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर पैसा आता है जाता है, तो ये भी एक तरह से क्या है, डिमांड डिपॉजिट है। और टाइम डिपॉजिट क्या है, मान लीजिए आपके पास ज़्यादा पैसा हो गया, आपने कुछ पैसा अपना सेव किया, तो आपने एक वर्ड सुना होगा फिक्स डिपॉजिट, है ना। हमारे जो मतलब घर के लोग होते हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं कि हमारे फ्यूचर में काम आए। और ये जो फिक्स डिपॉजिट है ये हमें एक टाइम के बाद मिलता है, हालांकि इसकी भी कंडीशन है 7 डे मिनिमम, और 10 ईयर्स के लिए हम मैक्सिमम फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, है ना गैस। और 10,000 का मिनिमम अमाउंट होता है, और इस अमाउंट के बाद जितना भी अगर आपके पास है तो आप फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। अब फिक्स डिपॉजिट क्या है, टाइम के बाद आपको पैसा मिलेगा। मान लीजिए आपने 1 साल का यहाँ फिक्स डिपॉजिट करवाया, तो 1 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा, ये क्या है, टाइम लायबिलिटी। ठीक है गैस, अब फिक्स डिपॉजिट है, ऐसे ही रिकरिंग डिपॉजिट है। अब रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, मान लीजिए कि फिक्स डिपॉजिट में तो आपने एकदम से ही सारा का सारा प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया, जितने की भी आपने एफडी करवानी है, 1 लाख की अगर आपने एफडी करवानी है तो आपको एकदम से देना होगा। और अगर आपने 1 लाख की एफडी करवानी है, बट आपकी पास 1 लाख नहीं है और आप चाहते हैं कि 1 लाख की एफडी करवाना, और आपकी जो सैलरी है वो बैंक में आती है, तो आप बैंक वालों के साथ यहाँ पर बात करके रिकरिंग डिपॉजिट खुलवा सकते हैं। मतलब 1 लाख का जो ये अमाउंट है इसको आप ईएमआईज में दे सकते हैं, और लास्ट में जाकर कुछ समय के बाद ये आपको अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट के बाद मिल जाएगा। मतलब हाँ, फिक्स डिपॉजिट के पॉइंट ऑफ व्यू पे तो नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि फिक्स डिपॉजिट का 9% चल रहा है, तो रिकरिंग डिपॉजिट में आपको 8.5% मिल जाएगा 1 साल के बाद। ये भी 1 साल की एफडी थी 1 लाख की, यहाँ 9% मिला। यहाँ आपने पैसा एक साथ दिया, यहाँ पे आपने ईएमआईज में दिया, इसीलिए इसका जो इंटरेस्ट रेट है स्लाइटली लेस देन होता है। ठीक है गैस, और हालांकि आपको जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसके साथ इंटरेस्ट रेट मिल जाता है 1 साल के बाद। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पढ़ते हैं बल्क डिपॉजिट। ये भी क्या है, एक तरह की टाइम लायबिलिटी है। अब बल्क डिपॉजिट होता है कि जब आप 1 करोड़ के बाद या 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा जमा करवाते हैं, यहाँ पर कंडीशन अलग है। मान लीजिए कि अगर आपने 1 करोड़ की एफडी करवाई, और जिसको बल्क डिपॉजिट कहा जाएगा ऑब्वियसली, तो इंटरेस्ट रेट इसके अकॉर्डिंगली होगा। मान लीजिए यहाँ 9.5% मिला। अब आपको कि बैंक में कि चलिए मैं यहाँ पर 5 करोड़ की एफडी करवाता हूँ या 5 करोड़ की बल्क डिपॉजिट करवाता हूँ, तो बैंक वाले बोलेंगे ठीक है, आपको यहाँ पर हम 10% देते हैं। ये एक जस्ट एक मतलब एक आपने ज्यूम करना है, इतना ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, बहुत ही पॉइंट्स में होता है, बट फिर भी जस्ट एक समझने के लिए आप यहाँ पर
मान सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगा वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता जाएगा। अब आपको समझ में आया होगा कि डिमांड लायबिलिटी क्या है। जब आपने पैसा जमा करवाया तो आप यहाँ पर डिमांड करेंगे तो बैंक आपको इंस्टेंटली ये डिमांड आपकी फुलफिल कर देगा, आपको पैसा दे देगा। लेकिन टाइम जो आपकी लायबिलिटी होगी या टाइम डिपॉजिट होगा, इसमें आपको कुछ समय के बाद मिलेगा। अच्छा, अब आपके यहाँ पर मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा डेफिनेटली, अगर आपने ये टॉपिक को नहीं पढ़ा होगा, कि क्या हम एफडी को नहीं तुड़वा सकते। गैस तुड़वा सकते हैं, ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आप तुड़वा सकते हो। आप मिनिमम एक टाइम पीरियड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 7 दिन का, और मैक्सिमम आप यहाँ पर 1 साल की एफडी करवा रहे हो तो 7 दिन के बाद आप अपनी एफडी तुड़वा सकते हो। ठीक है गैस। अब हाँ, इतना इंटरेस्ट रेट तो नहीं मिलेगा जितना डिसाइडेड था, लेकिन आपको प्रिंसिपल अमाउंट के बाद जो कुछ इंटरेस्ट रेट लगा होगा इस टाइम पीरियड में वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक अलग टॉपिक है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एफडी अगेंस्ट लोन भी मिल जाता है, इसको मैं फिर कभी डिस्कस करवाऊंगा। अब यहाँ पर आप मान के चलो कि एक बैंक के पास एनडीटीएल आया, और ये एनडीटीएल था 150 करोड़ रुपीज़ का। ठीक है गैस, मतलब ये पैसा डिपॉजिट हुआ। अब डिपॉजिट हुआ तो ऑब्वियसली कुछ पर्सन यहाँ पर पैसे निकालने वाले भी होंगे। तो मान लो कि 150 करोड़ रुपीज़ डिपॉजिट हुआ और 50 करोड़ रुपीज़ जो कस्टमर थे उन्होंने निकाल लिया, तो बैंक के पास लास्ट में कितना बचता है, 100 करोड़ रुपीज़। तो 100 करोड़ रुपीज़ का बैंक के पास क्या है, एनडीटीएल। मतलब एक तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉरी, बीच में आवाज़ चली गई थी। तो 100 करोड़ का जो हम एक लेकर चल रहे हैं कि ये एनडीटीएल हो गया हमारा, और 150 करोड़ आया, और इसमें से 50 करोड़ जो लोग निकलवाना चाहते थे वो निकलवा के ले गए, तो बचा हमारे पास 100 करोड़। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है और इसको याद भी रखना इंपॉर्टेंट है। जो एनडीटीएल होता है वो बैंक कब मेज़र करता है, तो ये फोर्ट नाइट को मेज़र होता है। फोर्ट नाइट, ये जरूर लिखना, फोर्ट नाइट। अब फोर्ट नाइट क्या होता है, जो सेकंड वीक होता है उसका जो फ्राइडे की नाइट होती है, मतलब या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि 14 डेज के बाद ये एनडीटीएल को मेज़र किया जाता है। जो नेक्स्ट वीक की फ्राइडे नाइट या फिर 14 डेज, ये भी आप यहाँ पर याद कर सकते हो। अच्छा, अब एनडीटीएल यहाँ पर मेज़र कर लिया। अब जितना भी एनडीटीएल है, मान लो कि 100 करोड़ रुपीज़ एनडीटीएल है। अब आरबीआई की कुछ कंडीशंस हैं। अब ये जो कंडीशंस है ना, ये कंडीशन सभी बैंक्स को माननी होगी। अब ये एक लीगल रिजर्व है। अच्छा, इसको लीगल रिजर्व भी कहा जाता है, ध्यान रखना, लीगल रिजर्व रेशो। अब लीगल रिजर्व रेशो क्या होता है कि आरबीआई ने कुछ कंडीशंस लगा रखी हैं, सीआरआर और एसएलआर, ये सभी बैंक्स को फॉलो करनी होंगी, क्योंकि सभी बैंक को रेगुलेट कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा कि 100 करोड़ का हमारे पास एनडीटीएल बच गया, मान के चलिए। तो सीआरआर जो है आरबीआई ने इस टाइम ये बाय मंथली में डिफाइन होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तरफ से, ये जो हर 2 महीने के बाद मीटिंग होती है, इसमें डिफाइन करा जाता है कि सीआरआर का क्या रेट रखना है, एसएलआर का क्या रेट रखना है। तो यहाँ पर आज की डेट में जो सीआरआर है इसका रेट चल रहा है 3%। और ये जो 3% होगा, ये कैश की फॉर्मेट में आरबीआई के पास सभी बैंक्स को रखना होगा। याद रखना, कैश की फॉर्मेट में आरबीआई के पास सभी बैंक्स को रखना ही होगा। और ये पैसा जो होगा, इस पे ना तो कोई आरबीआई इंटरेस्ट रेट देगा, ठीक है, और ना ही इसको आरबीआई यूज़ करेगा, या फिर आप ऐसे कहो कि इस पैसे को आरबीआई इकोनॉमी में यूज़ नहीं करेगा, ये जस्ट एक रिजर्व की फॉर्मेट में रख लेगा आरबीआई अपने पास। ठीक है, और इसको कोई भी यूज़ नहीं करेगा, ना तो आरबीआई यूज़ करेगा, ऑब्वियसली अगर आरबीआई नहीं यूज़ कर रहा तो गवर्नमेंट तो क्या ही यूज़ करेगी। ठीक है गैस, तो 3% जो है एनडीटीएल का, अब सभी बैंक का जो एनडीटीएल है वो डिफरेंट है। अब ये कैसे निकलता है, ये भी एक अलग टॉपिक है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ना, अब मैं इसमें नहीं जाऊँगा। आप इतना समझ लीजिए कि जो हमारा एसबीआई बैंक है, इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छा होता है ना। या फिर अगर हम देखें जो हमारे कैनरा बैंक है, पीएनबी बैंक है, ये अपने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली इनका एनडीटीएल होता है। सभी बैंक का बिजनेस एक जैसा तो है नहीं, कस्टमर सबसे ज़्यादा एसबीआई के पास है, तो ऑब्वियसली जो एनडीटीएल होगा वो एसबीआई का ही ज़्यादा होगा। ठीक है गैस, लेकिन हमने यहाँ पर 100 करोड़ एज्यूम करा है, और इसके अकॉर्डिंगली 3% कैश दे दिया हमने आरबीआई को, और इसको हमने कहा कैश रिजर्व रेशो। अब यहाँ 3% दे दिया तो कितना रह गया, 97%। और आरबीआई क्या कहता है, जो मैंने आपको बताया था लीगल रिजर्व रेशो में एक वर्ड है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। 18% पैसा आप अपने पास रखो। अब अपने पास रखोगे आप किस फॉर्मेट में, यहाँ पर देखिएगा, या तो आप कैश की फॉर्मेट में रख सकते हो, ठीक है, गोल्ड की फॉर्मेट में रख सकते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो जी सेक्स होती हैं बेसिकली, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसकी फॉर्मेट में रख सकते हो,
या फिर लिक्विडिटी की फॉर्म में रख सकते हो। तो इसको आप रेगुलेट कर सकते हो। जब जब आपको पैसा चाहिए तो आप यहाँ पर एंड जो ये आपने SLR रखा है इसको आप गिरवी रख सकते हो, ये कंडीशन है। मतलब आप ऐसे समझिए अभी के लिए जस्ट एक सिंपल वर्ड्स में कि RBI बोल रहा है कि 100 करोड़ में से 3 करोड़ तो मुझे दे दो कैश, और इसको आप भूल जाओ। ये 3 करोड़ मेरे पास रहेगा, मतलब 3% मेरे पास रहेगा, और इसको ना मैं यूज़ करूँगा ना आप यूज़ करोगे। ये जो 18% है इसको आप रिजर्व करोगे, ये आपने नहीं खर्चना। तो 100 करोड़ रुपीज़ में से जो बैंक्स हैं वो 21 करोड़ तो लैंड कर ही नहीं पाएंगे, मतलब लोन के तौर पे दे ही नहीं पाएंगे, इसको तो यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि RBI की कंडीशन है लीगल रिजर्व रेशो, ये आपको रखना ही होगा। अब बचा कितना, मेरा मैथ थोड़ा वीक है, 79 करोड़ है ना, हाँ 79 करोड़ बच गया। अब ये जो 79 करोड़ है ये मार्केट में आप लोन दीजिए, इससे आप बिजनेस कीजिए, इससे RBI को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन RBI ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ बेंचमार्क डिसाइड करता है कि अगर आप किसी को लोन दे रहे हो तो वो भी आप मिनिमम इतने ही इंटरेस्ट रेट पे दोगे। ये एक अलग टॉपिक है, मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा इसको। लेकिन अभी के लिए आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि CRR क्या है और SLR क्या है। अच्छा, अब ये जो CRR है SLR है इसका यूज़ करते हुए जो RBI है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी कंट्रोल करता है। अब वो कैसे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक पर्सन है जेठालाल, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं, और जो हमारा टीवी सीरियल्स आते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी, फैकल्टी नहीं पर्सनैलिटी, जेठालाल। अब ये जो जेठालाल है ये मान लीजिए कोई भी बैंक से लोन ले लेते हैं। अब हमने यहाँ पर देखा था कि मैक्सिमम 79 करोड़ ही जो बैंक हैं वो लेंड कर सकते हैं, और ये मान लीजिए ये बैंक है PNB। ठीक है गैस, अब ये PNB 79 करोड़ रुपीज़ ही लोन के तौर पे दे सकता है। अब जेठालाल जी यहाँ जाते हैं 79 करोड़ रुपीज़ का लोन ले लेते हैं, चलो 70 करोड़ का यहाँ पर लोन ले लिया, 9 करोड़ हम PNB को यहाँ पर छोड़ देते हैं PNB के पास। अब ये जो जेठालाल हैं 70 करोड़ का लोन लेकर हो जाते हैं फरार। ठीक है, अब फरार हो जाते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर कंडीशंस हैं, ऐसे तो लोन दिया नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ कोलेटरल कुछ ना कुछ गिरवी रखा जाएगा, बट ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। पहले NPA डिक्लेयर करा जाएगा, फिर विलफुल डिफ़ॉल्ट एसेट, ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो फिर RBI कहता है कि भाई ये तो पैसा डूब ही गया, मतलब एक तरह से लॉस एसेट है, और इसको फिर रिकवर करने के लिए कंडीशंस हैं, सरफेसी एक्ट है, और बहुत सारी कंडीशंस हैं। चलो अब जस्ट एक सिंपल फॉर्मेट में समझो कि जेठालाल 70 करोड़ रुपीज़ लेकर भाग गया। ठीक है, अब यहाँ पर इस या भाग नहीं गया, इसके पास ये पैसा आया, अब ये मार्केट में तबाही मचा देगा, मतलब 70 करोड़ रुपीज़ अगर किसी के पास आएगा तो वो फिर मार्केट में इसको पानी की तरह बहाएगा, और पानी में जब भी मनी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, तो हमारा कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है वो राइज होगा। अब ये इन्फ्लेशन का कैसे यहाँ पर बिल्कुल हम देखें कि एक मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन कैसे राइज हुआ। देखो, जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है। अब इकोनॉमिक्स में आपने एक वर्ड सुना होगा कि जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है, और प्रोडक्शन भी एक टाइम के अकॉर्डिंगली होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी ईयर वाइज अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है ना। एक कंपनी का भी टारगेट होता है कि आने वाले 10 साल में हम इतनी यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, और ये इसके अकॉर्डिंग तो चलता नहीं है। ठीक है, तो जेठालाल ने मार्केट में पैसा पानी की तरह बहा दिया। अब पानी की तरह जब पैसा जाएगा तो मार्केट में जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है, और लेटस यहाँ पर मान लो कि जेठालाल को शूज़ खरीदना बहुत पसंद है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, और प्यूमा के शूज़ खरीदता है जेठालाल, और यहाँ पर जो प्यूमा के शोरूम में शूज़ हमें देखने को मिलते हैं 100 पेयर्स ऑफ शूज़ देखने को मिलते हैं, और जेठालाल वहाँ जाता है, वहाँ जाकर ये 50 पेयर ऑफ शूज़ खरीद लेता है। अब प्यूमा के पास 50 पेयर्स रह जाते हैं। ठीक है, और मंथ चल रहा है फरवरी का, है ना, और प्यूमा को पता है कि भाई अब अगले साल ही हमारे पास 100 पेयर शूज़ आएंगे, मतलब प्रोडक्शन यूनिट अगले साल ही आएगी। तो पूरा साल हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि ये वेट करेंगे जेठालाल का कोई भाई आएगा, तारक मेहता आएगा, या फिर भिड़े आएगा। भिड़े तो खैर क्या ही आएगा, वो तो थोड़ा सा कंजूस दिखाया है इसमें, या चलो मान लो कोई भी आया लेटस। तो यहाँ पर उसने जाकर यहाँ ये 50 यूनिट्स भी खरीद ली, तो प्यूमा वाले क्या करेंगे, अपना शोरूम बंद करेंगे और घर बैठ जाएंगे और अगले साल का वेट करेंगे। ये कंडीशन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना बस। अब मार्केट में जब पैसा बहुत ही तेज़ी से फ्लो होता है, ठीक है, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन राइज होता है, तो RBI के पास
ये दो टूल हैं सीआरआर और एसएलआर, इसके अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करा जाता है। हालांकि बहुत टूल्स हैं लेकिन इसके अकॉर्डिंग भी किया जाता है। अब यहाँ पर आरबीआई क्या करेगा, कुछ पैसा खींचेगा बैंक से। ऑब्वियसली अगर पैसा खींचेगा या फिर आरबीआई कहेगा कि आप सीआरआर मुझे 10% दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था पहले 3% दे रहा था, अब 10% दे रहा है बैंक। और एसएलआर का रेट रख दिया इन्होंने, पहले 18 चल रहा था, अब यहाँ पर रख दिया 30%। पहले पैसा जा रहा था मार्केट में 79 करोड़ के आसपास, अब पैसा कितना जाएगा, अगर 40% हो गया 60 करोड़। तो कहीं ना कहीं मार्केट में मनी सप्लाई रुक जाएगा, है ना। और अगर मनी सप्लाई रुकेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ये जो मेथड है ये सेम है। अब आप इसको वाइस वर्सा कंडीशन में ला सकते हैं। जैसे 2014 के आसपास जब मैं स्टडी कर रहा था, तो उस टाइम जो एसएलआर है वो 21% के आसपास होता था, इवन 21.5% के आसपास होता था। सीआरआर 4% के आसपास होता था। अब मार्केट की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी खराब है और कोरोना वायरस के चलते हुए लोगों के पास पैसा बचा नहीं है। तो आरबीआई क्या कर रहा है कि लोगों के पास पैसा जाए। लोगों के पास पैसा कैसे जाएगा, जब बैंक वालों को वो थोड़ी सी अथॉरिटी देगा, थोड़ा सा पैसा उनको देगा। और आरबीआई ने यहाँ पर सीआरआर और एसएलआर का रेट कम कर दिया, और इस वजह से जो बैंक्स हैं वो मार्केट में पैसा दे रहे हैं, ठीक है। मतलब लोगों को पैसा मिल रहा है लोन की फॉर्मेट में, इंटरेस्ट रेट कम रखा जा रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में आप समझ सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल था, इसको सच मत मान लेना, ठीक है गैस। उसके बाद ये एनडीटीएल वाला कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर भी एनडीटीएल ही फॉलो होता है, और नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। चलिए उसके बाद हम देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ये भी यूज़ किया जाता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में। देखिए इसमें क्या होता है, जो बैंक्स हैं या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है वो सेल और परचेज करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय आरबीआई, और ये मार्केट से पैसा खींचने के लिए सेल और परचेज किया जाता है। इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए इजी फॉर्मेट में हम समझते हैं। मान लीजिए मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। अब मनी सप्लाई इंक्रीज हुई तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लेकर आएगी, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये बिल्कुल सेफ साइड है अगर कोई भी इसको लेता है। वैसे ये लेंगे हमेशा कॉमर्शियल बैंक्स। अब कॉमर्शियल बैंक के पास अगर पैसा ज़्यादा है, और जो हमारी गवर्नमेंट है और जो आरबीआई है वो चाहती है कि जो ये बैंक्स हैं ये कम से कम पैसा लोन के तौर पे दें, और इनसे हमें पैसा लेना है वापस, तो इनको लालच दिया जाएगा। अब ये किसी अगर पर्सन को लोन देते हैं, लाइक एस मान लो कि विजय माल्या, जो हम एक एनपीए डिस्कस भी करते हैं, नीरव मोदी है, ऐसी मान लो कि जेठालाल है। ये खैर जेठालाल तो एनपीए नहीं है, तो एक जस्ट एक शो के एक्टर हैं। मान लो लेट अस सपोज रमेश सुरेश, है ना। ये जो पर्सन है ये पैसा लेकर चले जाते हैं और यहाँ पर एनपीए डिक्लेयर हो जाते हैं, है ना। और पैसा पता नहीं कब आएगा वापस। तो बैंक वालों को लगता है कि ठीक है, अगर हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मिल रही हैं और हमारा पैसा सेफ है, और हमें अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा, चाहे वो 10 साल के बाद मिले, चाहे वो 20 साल के बाद मिले, चाहे वो 30 साल के बाद मिले। हमने एक कंडीशन देखी थी ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। चलो, और मैंने इकोनॉमिक्स अभी डिस्कस नहीं करवाई, मैं आपको बता देता हूँ। जीसेक जो होती है उसकी मिनिमम टाइम पीरियड है 1 साल, मैक्सिमम है 30 साल, ठीक है। तो 30 साल तक गवर्नमेंट एक पैसा ले लेती है, और पैसा लेने के बाद अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट देती है। इसमें भी कंडीशंस हैं, कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, मतलब इंटरेस्ट रेट अगर आपको साल साल में चाहिए तो वो एक तरह से कूपन बॉन्ड जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी कंसीडर होती है। अगर मान लो कि 30 साल के बाद ही इंटरेस्ट रेट चाहिए तो फिर वो जीरो कूपन बॉन्ड। ऐसे मतलब आप समझ सकते हो, लाइक जैसे हम लोग कहीं पर जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, तो वहाँ हमें कूपन मिल जाते हैं, है ना। और कूपन का हम यूज़ करते हैं कि ठीक है चलो हमें चाहिए तो हम ले लेते हैं। ऐसी मान लो कि अगर एक पर्सन है उसने 100 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदी। इसको समझ लेना, फिर आप कहोगे कि सर ने कंप्लीट नहीं समझाया कूपन और जीरो कूपन बॉन्ड। तो 100 करोड़ रुपीज़ का जीसेक गवर्नमेंट से लिया, और ये जो पैसा है ये मिलेगा 10 साल के बाद। अब 10 साल के लिए पैसा तो नहीं मिलने वाला। अब जो इसका इंटरेस्ट रेट है इस पर्सन को चाहिए साल साल में, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसको कहेगी ठीक है आप साल साल में अपना इंटरेस्ट रेट ले सकते हो, और उसके लिए गवर्नमेंट कूपन इशू कर देती है, मतलब कूपन जो जीसेक है या कूपन बॉन्ड इशू कर देती है, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट की कुछ कंडीशंस भी होती है। मान लो कि गवर्नमेंट पहले ही दे देती है इंटरेस्ट रेट। गवर्नमेंट कई बार यहाँ पर दरिया दिली दिखाती है कि या फिर आरबीआई की तरफ से दरिया दिली देखने को मिलती है। अब आरबीआई को चाहिए था 80 करोड़, तो आरबीआई यहाँ पर जी सेक में जो प्रिंसिपल अमाउंट लिखती है 100 करोड़, है ना। और जो पर्सन है वो देता है सिर्फ 80 करोड़ ये जी सेक के बदले, ठीक है। मतलब जी सेक परचेज करी आरबीआई से और दिए किसने 80 करोड़ रुपीज़,
ठीक है। और इसको मिलेंगे 10 साल के बाद कितने, 100 करोड़। वैसे इतना अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिलता नहीं, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। इसको कहा जाता है कि डिस्काउंट रेट पे हमने जीसैक को बाय किया आरबीआई से, ठीक है। और ये जो जीसैक हैं, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ये तभी चलाए जाते हैं जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि पैसे को खींचे मार्केट से, ठीक है। और खींचती कैसे है, जीसैक इशू करती है और जीसैक को मार्केट में बेचती है और वहाँ से पैसा खींच लेती है। अब जब गवर्नमेंट को पता लगता है कि मार्केट की जो हालत है वो बहुत खस्ता है, मार्केट में पैसे की एक मनी सप्लाई मतलब अच्छे से होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट यहाँ पर दोबारा से जो जीसैक इन्होंने सेल की होती है इसको रीपरचेज करती है, मतलब उन पर्सन से गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस लेती है और उनको पैसा देती है ना। इसको मैं फिर समझा देता हूँ एक एग्जांपल में। लाइक एस मान लो कि रमेश भाई साहब हैं, इनका अच्छा खासा एक कंपनी चल रही थी और कोरोना वायरस के टाइम में ये कंपनी बंद होने के कगार पे है, लेकिन रमेश भाई साहब ने एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करी होती है 100 करोड़ रुपीज़ की, और गवर्नमेंट यहाँ पर चाहती नहीं कि रमेश की कंपनी बंद हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये कंपनी बंद होगी तो कुछ लोगों की एम्प्लॉयमेंट जाएगी, और अनएम्प्लॉयमेंट लोग तो वैसे ही कहीं ना कहीं गुस्सा गवर्नमेंट की तरफ दिखाते हैं। तो गवर्नमेंट ये कभी भी नहीं चाहेगी कि कंपनी बंद हो, तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है, हमने आपको एक जीसैक दिया था, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी थी, ये आप हमें वापस कर दीजिए, और इसके बदले जो भी अमाउंट है, अपने जितने भी अमाउंट की गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमसे मतलब हमने आपको दी थी वो हम आपको वापस दे रहे हैं, और ये अमाउंट आप पकड़िए, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हो। जब मार्केट में पैसे का फ्लो कम हो जाता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो लोगों से वापस लेना शुरू कर देती है, मतलब सेल एंड जो ये कंसेप्ट चलता रहता है, ठीक है। तो होपफुली आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला, ठीक है। इसमें आप पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें ये लिखी हुई हैं, जस्ट एक मैंने आपको सिंपल फॉर्मेट में समझा दिया। उसके बाद देखते हैं रेपो रेट। अब ये जो रेपो रेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। रेपो रेट, और ये रेपो रेट आज की डेट में चल रहा है 4%, और रिवर्स रेपो रेट चल रहा है 3.35%। हर 2 मंथ के बाद रिवाइज होता है। और आप द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस जरूर पढ़िया करिए अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पर जो रेपो रेट है इसको मैं इजी फॉर्मेट में समझाता हूँ। मान लीजिए आरबीआई से कोई भी बैंक, पीएनबी या कोई भी बैंक जो आपको अच्छा लगता हो, एसबीआई, कैनरा बैंक, ठीक है, यहाँ पर कोई भी कॉमर्शियल बैंक लोन लेना चाहता है। ये जो लोन होगा ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे होगा, ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म बेसिस पर लोन होगा। मैक्सिमम ये 90 डेज के लिए लोन लिया जाता है, ठीक है। और ये जो लोन है ये एनडीटीएल को बेसिकली, जो एनडीटीएल की कंडीशन है इसको फुलफिल करने के लिए लोन ले लेते हैं कई बार बैंक्स, और बैंक्स डायरेक्ट आरबीआई से लोन लेते हैं, और ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे होता है, और साथ साथ यहाँ पर जो आरबीआई है वो लोन तो दे रही है लेकिन इनसे कुछ ना कुछ कोलेटरल जरूर रखवाती है। अब ये जो कोलेटरल है, ये याद रखना, ये कोलेटरल में ये जो एसएलआर में इन्होंने रखा था अपने पास रिजर्व, इस कोटे को यूज़ नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि जो एसएलआर वाला कोटा है इसको यूज़ नहीं कर सकते इस कोलेटरल में। और ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे लोन होता है, आरबीआई की तरफ से ये इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है जब कोई भी बैंक यहाँ पर रेपो रेट की तरफ से, मतलब रेपो रेट की कंडीशन में लोन लेता है, और ये एक शॉर्ट टर्म लोन है, मैक्सिमम 90 डेज, वैसे एक या मैक्सिमम 14 डेज के लिए जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से लोन लेते हैं। ये कितना चल रहा है आज की डेट में, 4%, इसको याद रखना। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट क्या है, अगर मान लीजिए कि कंडीशन हो गई आरबीआई को पैसे की ज़रूरत पड़ गई। अब आरबीआई के पास सभी के सभी बैंक्स की बैलेंस शीट है और रेगुलेट भी आरबीआई कर रहा है, और मान लीजिए आरबीआई ने यहाँ पर एसबीआई को बोला कि मुझे 1-2 दिन के लिए पैसा चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट की डिमांड है, गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं कोई प्लांट लगाना है, तो आरबीआई अगर लोन लेता है किसी भी बैंक से तो ऑब्वियसली वो बैंक भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट लगाएगा, और ये डिसाइड कौन करता है, एमपीसी में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एसबीआई के द्वारा इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट, और ये हमेशा रेपो रेट से कम होगा। ये आज की डेट में कितना चल रहा है, 3.35%, और इसके लिए भी कुछ ना कुछ कोलेटरल वो बैंक लेगा आरबीआई से, ठीक है। और जो एसएलआर वाला कोटा, हालांकि चलो आरबीआई तो रेगुलेट ही कर रहा है, लेकिन रेपो रेट में याद रखना कि एसएलआर वाला जो कोटा है उसको वो यूज नहीं कर सकता। ये बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद चलते हैं बैंक रेट, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। अब बैंक रेट को समझना,
इसको आप दो कंडीशन में समझ सकते हो। अगर आप इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो बैंक रेट में क्या होता है, मान लीजिए कोई भी बैंक है यहाँ पर, लाइक एस चलो पीएनबी। पीएनबी मुझे अच्छा इसलिए लगता है, मेरा अकाउंट पीएनबी में है, ठीक है। चलो पीएनबी यहाँ पर बैंक है, तो पीएनबी चाहता है लॉन्ग टर्म बेसिस पर लोन लेना। अगर ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर लोन लेना चाहता है आरबीआई से, तो आरबीआई कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, हम आपसे कुछ सच कोलेटरल नहीं रखवाने वाले, ठीक है, और आप यहाँ पर विदाउट कोलेटरल ले जाइए। लेकिन ये जो एक कंडीशन याद रखना कि आरबीआई जो बैंक रेट रखता है वो किस बिहाफ पे रखता है, जिस रेट पे ये बिल ऑफ एक्सचेंज को बाय करता है, ठीक है, या फिर कमर्शियल पेपर को बाय करता है बैंक से, उस रेट को बैंक रेट कहा जाता है। इसको मैं डिटेल में भी समझाता हूँ, लेकिन अभी आप फर्स्ट कंडीशन समझिए कि लॉन्ग टर्म बेसिस पर मान लो 10 साल के लिए पीएनबी बोले कि मुझे लोन चाहिए, ठीक है। अब 10 साल के लिए लोन चाहिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा, आरबीआई कहेगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि कोई कोलेटरल नहीं देना, ठीक है, ये याद रखना। हालांकि आज की डेट में कोई बैंक लेता नहीं है, क्योंकि सभी की सभी बैंक्स आज की डेट में बहुत पैसा है इनके पास, क्योंकि 2014 के बाद हमने एक ट्रेंड देखा था, लोग बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा शिफ्ट होने लगे थे। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट आया था, उससे काफ़ी लोग एंगेज्ड हुए बैंक से, और फाइनली फिर डिमोनेटाइजेशन आया 2016 में, फिर लोगों ने अपने अकाउंट्स खुलवाए। उसके बाद जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम्स, जैसे जो लोग यहाँ पर बेनिफिट लेते हैं, सब्सिडीज़ लेते हैं, वो डायरेक्ट अकाउंट्स में जाता है, तो लोग आज की डेट में सभी लोगों के अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो बैंकों के पास अच्छा खासा पैसा है, बैंक आज की डेट में लॉन्ग टर्म लोन लेते ही नहीं है आरबीआई से, बहुत कम कंडीशन होती है। इसका यूज़ किया जाता है सम कंडीशंस में। मान लीजिए कि आरबीआई ने यहाँ पर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रेगुलेशन में एक बेंचमार्क रखा होगा कि इससे आप कम नहीं जा सकते, या फिर ऐसा समझ लो कि कोई बैंक है जो काफ़ी ज़्यादा एनपी हो चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उसका बढ़ चुका है, और कुछ कंडीशंस आरबीआई की वो फॉलो नहीं कर रहा, तो पहले तो आरबीआई क्या करता है, यहाँ पर पीसीए लगा देता है, ठीक है। पीसीए क्या है, एक जैसे जैसे हमारे टीचर्स लाइक एस हमें पनिशमेंट करते हैं ना, ऐसी आरबीआई की तरफ से पनिश करा जाता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। अब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में इनको समझाया जाता है कि आप अच्छे से वर्क कीजिए, अदरवाइज हम आप पर पेनल्टी लगाएंगे। चलो मान लो कि यहाँ पर आरबीआई ने पेनल्टी भी लगा दी, और अब आरबीआई कहेगा कि जो आपका बैंक रेट है, अब बैंक रेट कितना चल रहा है, 4.25%, और पेनल्टी लगा दी हमने 3%। अब आपको इतना पैसा हमें देना होगा, ठीक है, मतलब ये एक आपको अच्छा खासा अमाउंट देना होगा। पेनल्टी लगा देते कि बैंक रेट प्लस आपको इतना पैसा देना होगा, ठीक है guys? तो इसलिए भी यूज़ किया जाता है। अच्छा, बैंक रेट की मैं एक सेकेंड डेफिनेशन समझा देता हूँ, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। रमेश एंड सुरेश दो भाई हैं। रमेश एंड सुरेश बहुत ही पॉपुलर हैं, एक चॉकलेट की ऐड में भी आते हैं ना। चलो मान लो कि रमेश एंड सुरेश ने डील करी आपस में। सुरेश ने कुछ रमेश से सामान खरीदा 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। अब 1 लाख रुपीज़ का जब सामान खरीदा तो सुरेश ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको बाद में दे दूंगा। रमेश ने बोला नहीं, दोस्ती यारी अपनी जगह, लेकिन मुझे पैसा अभी चाहिए, ठीक है। तो सुरेश ने बोला ठीक है, मैं तेरे को बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता हूँ। अब चेक की लिमिट तो हमने देखी थी कि 3 मंथ की होती है, ये हमें पता ही है, बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज जो दिया जाता है सुरेश की तरफ से 1 लाख का, ये इसकी जो लिमिट है ये 6 मंथ की है, मतलब 6 मंथ के बाद जो बिल ऑफ एक्सचेंज वाला मतलब 1 लाख का अमाउंट है ये रमेश को मिल जाएगा। अब रमेश को ज़रूरत पड़ जाती है पैसे की, तो रमेश को ये बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता है मान लो एसबीआई की तरफ से। अब ज़रूरी नहीं है कि अब इसको ज़रूरत पड़ी तो ये एसबीआई में जाएगा, नहीं, इसका अकाउंट है कैनरा बैंक में, तो ये कैनरा बैंक में जाता है। ये बोलता है कि ऐसा मेरे पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज है बट मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो आप इसको रख लीजिए और मुझे कुछ पैसा दे दीजिए। तो ये जो कैनरा बैंक है ये इस बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट रेट पे खरीद लेगा, मतलब 1 लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज कैनरा बैंक 92,000 का यहाँ खरीद लेता है। मतलब यहाँ पर 8% का सीधा सीधा डिस्काउंट हमें देखने को मिला। कैनरा बैंक को 8% का बेनिफिट होगा जब भी ये बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट आएगा 6 मंथ के बाद, और ये ऑब्वियसली आएगा ही आएगा क्योंकि बैंक की तरफ से ही इशू करा जाता है, ठीक है, अपनी तरफ से तो करा नहीं जाता, ठीक है। तो ये कैनरा बैंक को डायरेक्टली बेनिफिट हो गया 8,000 का, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर बैंक को भी ज़रूरत पड़ गई है ना, और बैंक चला जाता है। अब बैंक को ज़रूरत पड़ेगी तो बैंक किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास। तो आरबीआई को जब ये कहेगा कि ऐसा मेरे पास 1 लाख का ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, आप इसको कितने में परचेज करोगे, तो आरबीआई बोलेगा मैं यहाँ इसको 95,000 में परचेज कर लूँगा, ठीक है।
और आरबीआई ने कितने में खरीदा ये 5% डिस्काउंट रेट पे। अब ध्यान रखना जिस रेट पर आरबीआई बिल ऑफ एक्सचेंज को बाय करता है, यहाँ पर 5% देखने को मिला ना, जो भी रेट यहाँ पर डिफाइंड होगा, बस इतना समझ लीजिए जिस रेट पर आरबीआई बैंक से बिल ऑफ एक्सचेंज या कॉमर्शियल पेपर्स को बाय करता है उस रेट को कहा जाता है बैंक रेट। अब कॉमर्शियल पेपर क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, वेज एंड मीन एडवांसेस क्या है, बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस हैं जो आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ते होंगे। तो धीरे धीरे हम डेली डोज में कवर करेंगे और कंप्लीट इकोनॉमिक्स हम लेकर आएंगे अलग से, और वहाँ पर आपको जो सभी के सभी आपके डाउट्स रहते हैं, लाइक जैसे इकोनॉमिक्स से बहुत डाउट रहते हैं, इन्फ्लेशन से, स्टैगफ्लेशन, ऐसे पॉइंट्स आजकल हमें देखने को मिलते हैं द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में। तो सभी के सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे होंगे बैंक एग्ज़ाम्स की, अभी बैंक के इंटरव्यू भी हैं, एसएससी की, रेलवे की, आईबी का आज ही पेपर हुआ है, ईपीएफ, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और पीडीएफ को डाउनलोड करने से पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।